कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, उसको अगर कहीं पर भी हम सर्किट में यूज़ करते हैं ना, तो उसका हम एक सिंबल बना लेते हैं। देखिए, हर बार सेम वैसा ही जैसा वो कार्बन रेसिस्टर हमको दिखता है, वो कार्बन रेसिस्टर ही हम हर बार सर्किट में बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सेल बनाते हैं तो सेल का हमने एक सिंबल बनाया है। सेल दिखती अलग टाइप की है, लेकिन उसका एक प्रतीक बना के रखा है हमने। आप कहीं पर भी देखिए तो क्या कभी सेल आपको ऐसी दिखती है क्या? ऐसी तो नहीं दिखती ना सेल, लेकिन हमने उसका एक सिंबल बना के रखा है जो कि हमें बनाने में आसान रहता है, और हम समझते हैं कि ये सिंबल, ये उसका प्रतीक है। तो जहाँ हम इसको लगाते हैं हम जान जाते हैं कि एक वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है, मीन्स एक सेल हमने कनेक्ट करके रखी है। इसी तरीके से कार्बन रेसिस्टर्स जो हैं सर्किट में जब भी हम बनाएंगे, तो जैसा लास्ट क्लास में आपको एक्चुअली बना के मैंने दिखाया, ये एक्चुअली जैसा वो होता है, हर बार वैसा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हर बार वैसा हम बनाएंगे तो बहुत वक्त भी हमारा खर्च होगा और वैसा नहीं बनेगा उतना अच्छा। इसलिए कार्बन रेसिस्टर्स के लिए भी ना हमने सिंबल बना लिया है। तो क्या सिंबल होगा कार्बन रेसिस्टर्स के लिए? सिंबल फॉर रेसिस्टर्स, जो भी रेसिस्टर्स होंगे, जो भी प्रतिरोधक होंगे, उनका हम एक सिंबल बनाते हैं, और वो सिंबल इस तरीके का होता है। आपने क्लास 10th में भी शायद इसको पढ़ा है, और इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टर। और इसका जो प्रतिरोध होगा उसको हम R से प्रदर्शित किया करेंगे। एक जिगजैग पथ, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हैं, तो आगे से रेसिस्टर अगर बनाना होगा तो हम वो एक्चुअल उसका इमेज नहीं बना के आपको दिखाएंगे, ये वाला बना दिया करेंगे फिगर, और आपको समझ जाना चाहिए कि ये रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आज हम लोग इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने कैपेसिटर्स भी पढ़ा हुआ था, संधारित्र। तो जब संधारित्रों को पढ़ा तो हमने संधारित्रों के संयोग भी पढ़े, उनको कंबाइंड करके देखा कि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स जोड़ते हैं तो क्या होता है और कैसे उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में, पैरेलल में आपने कनेक्ट करके देखा था उन्हें। इसी तरीके से जब हमने रेसिस्टर्स के बारे में स्टडी किया, तो आज उन्हीं से रिलेटेड एक आर्टिकल है, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों के संयोग। हिंदी में क्या बोलेंगे आप इन्हें? प्रतिरोधों के संयोग। मतलब हम किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहते हैं। कॉम्बिनेशन से क्या होगा? कॉम्बिनेशन से ये होगा, जैसे किसी सर्किट में हमें कोई एक प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए, और वो प्रतिरोध की वैल्यू वाला रेसिस्टर हमारे पास नहीं है। जैसे बाय चांस हमें चाहिए 20 ओम का चाहिए एक प्रतिरोध कहीं सर्किट में लगाने के लिए, लेकिन हमारे पास 20 ओम का नहीं है, हमारे पास 5 ओम वाले हैं, हमारे पास 2 ओम वाले हैं, हमारे पास 1 ओम वाले हैं, 10 ओम वाले भी हैं हमारे पास, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास 20 ओम का कोई रेसिस्टर नहीं है। बट हमें 20 ओम चाहिए, हमारा कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें मुझे 20 ओम का रेसिस्टर देना है वहाँ। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन पर हम कॉम्बिनेशन करते हैं फिर रेसिस्टर्स के, एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स लगाते हैं और उन रेसिस्टर्स को मिला करके ऐसा उनका कॉम्बिनेशन करते हैं कि वो मिल करके, जो कि एक्चुअली 20 ओम नहीं है, फिर भी कंबाइंड करके हम उसे 20 ओम बना सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं। हमारे और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें हम सीरीज और पैरेलल, अभी जो आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उनको प्रूव करने के लिए भी हम कंबाइंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें हमें एक से ज़्यादा रेसिस्टर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सिचुएशन पर हमें प्रतिरोधों को कंबाइंड करना पड़ता है। प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, 3 तरीके रेदर, कि आप उन्हें, जैसे कि संधारित्र में आपने देखा था, मेन 2 ही मेथड हैं। एक श्रेणी क्रम संयोग होता है
और दूसरा समांतर क्रम संयोग है। संधारित्रों में भी हमने यही किया था, श्रेणी क्रम संयोग, समांतर क्रम संयोग, सेम प्रोसीजर, बस उनके फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे और थोड़ी बहुत टेक्निक अलग रहेगी सॉल्व करने की। अदरवाइज जो चीज हमने संधारित्र के लिए यूज किया था उनको भी कंबाइंड किया सीरीज में, पैरेलल में, वही हम यहां करना चाहते हैं रेसिस्टर्स के लिए। कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं प्रतिरोधों का तो मेनली जैसे कि मैंने बताया दो प्रकार का कॉम्बिनेशन यहां पर भी होगा। एक होगा श्रेणी क्रम संयोग और दूसरा हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा संयोग इन दोनों को मिला के बन सकता है आपका, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। उसमें फिर हम मिश्रित क्रम संयोग करते हैं, उसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी में भी जुड़े होते हैं और ऐसे कई प्रतिरोध जो श्रेणी में जुड़े होते हैं, ऐसी कई लाइन्स हम आपस में समांतर में भी जोड़ते हैं। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग रहती है, उसमें कुछ श्रेणी में भी लगे रहेंगे, समांतर में भी लगे रहेंगे, उन्हें भी आपको कैलकुलेट करना है। अदरवाइज मुख्य रूप से केवल दो ही प्रकार के कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोग। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोग देखेंगे कि कैसे करना है। और अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। देखिए, अगर आपने एक से ज्यादा प्रतिरोधों को आपस में कंबाइंड कर दिया, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो या समांतर में, आपने बाई चांस 5 रेसिस्टर्स को आपस में कंबाइंड कर दिया और वो 5 रेसिस्टर्स मिलकर वही काम कर रहे हैं जो उन पांचों को हटा करके उनकी जगह कोई एक रेसिस्टर लगा के वो एक रेसिस्टर काम कर दे जो वो 5 मिलकर कर रहे थे, तो वो जो एक रेसिस्टर होगा उसको हम क्या बोला करेंगे, उसको हम बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टर बोलेंगे उसको। संधारित्र में भी यही था, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि अगर किसी स्थान पर 5 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं और वो कुछ वर्क कर रहे हैं, हमने उन 5 रेसिस्टर्स को हटा दिया वहां से और वहां पर हमने एक रेसिस्टर लगाया और वो एक रेसिस्टर भी वही वर्क करता है, अपने अंदर से उतनी करंट को पास करता है जितना वो 5 मिलकर कर रहे थे। तो इस एक रेसिस्टेंस को हम बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसको कहा जाएगा। रेसिस्टर कहेंगे और उसका जो प्रतिरोध होगा उसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। मेन मकसद हमारा ये तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना ही है। ठीक है, सीरीज में कैसे कंबाइंड करेंगे, सिंबल आप समझ गए हो, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस एक जिगजैग पाथ आपको बनाना है और यही प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आगे से प्रतिरोध को जब भी प्रदर्शित करना होगा हम ऐसा बनाया करेंगे और आप समझ जाएंगे। हटा दे रहे हैं इसको, हम अब बना सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम प्रतिरोध जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन में फिर से एक बड़ी मेन चीज जैसे कि मैंने संधारित्रों में आपको समझाई थी कि कॉम्बिनेशन में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो ये है कि कॉम्बिनेशन हमेशा 2 बिंदुओं के बीच किया जाता है। संयोग चाहे वो श्रेणी क्रम हो चाहे वो समांतर क्रम संयोग हो, हमेशा परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच ही किया जाता है। तो आज जो श्रेणी क्रम संयोग करेंगे इसको भी हम 2 परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच ही करेंगे। कहाँ है परिपथ के 2 बिंदु, कहीं भी ले लो आप। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया पॉइंट ए और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया पॉइंट बी। ठीक है, और मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रतिरोधों को कॉम्बाइंड करूंगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोग में कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम संयोग में लगाने के लिए पहले एक रेसिस्टर, फिर उसके बाद दूसरा रेसिस्टर, फिर उसके बाद तीसरा रेसिस्टर, इस तरह से कंबाइंड करते हैं। 3 प्रतिरोध हमने लगाए, आप ज्यादा लगा सकते हैं, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 50 लगा दीजिए, लेकिन क्योंकि हम उसका एक रूल समझना चाहते हैं, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए 3 से 4 से भी आप स्टडी कर सकते हो, उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप 10 लगाइए, 20 लगाइए, आप उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लगाए हुए हैं और इन प्रतिरोधों के प्रतिरोध हमने मान लिया कि इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। ये हमने मान लिया कि ये जो 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं इनमें से इसका और इसका प्रतिरोध के मान R1, R2 और R3 ये है। और ये वो 2 बिंदु हैं जिनके बीच हमने कॉम्बिनेशन किया। इन 2 बिंदुओं को हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स आप जानते हैं बैटरी को कहते हैं, प्लस माइनस ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं। ऐसा हमने कनेक्शन कर दिया तो ये हमने बना दिया वोल्टेज सोर्स। इसी को आप बैटरी भी कहते हैं, ठीक है, ओके। यहां से बैटरी से कुछ करंट चलेगी। सबसे पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले इसको डिफाइन करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं बेटा, प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाता है जैसे ये, अगर आपके 3 प्रतिरोध हैं आपके पास तो कॉम्बिनेशन करने के लिए अगर एक ये रेसिस्टर है तो इसके आगे ही यहां दूसरा लगा देंगे हम, इसके आगे ही यहां तीसरा भी ऐसा लगा देंगे हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, एक रेसिस्टर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एक के बाद एक आप जैसे जुड़ते जाइए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का जो अगला बिंदु होता है, जो सेकंड एंड होता है, उसका दूसरा सिरा, वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। आप देखिए ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा, तो इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है आपको? और फिर इसका जो दूसरा एंड होगा वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोग में प्रतिरोधों को, प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा एक सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। दूसरी एक चीज और देखिए, एक चीज और देखेंगे कि अगर आप जिन 2 बिंदुओं के बीच हमने संयोग किया है, किन 2 बिंदुओं के बीच कॉम्बिनेशन बनाया है, ए और बी के बीच में, तो अगर उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप जाना चाहेंगे, we have made a combination of resistors between points A and B, and if you want to go from point A to point B, then you will have to necessarily pass all the three resistors. आपको तीनों रेसिस्टर्स पार करने पड़ेंगे। अगर आप A से B तक जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप R1 को तो पार करेंगे पर आप R2 और R3 को पार नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप B तक पहुंच ही नहीं सकते। आप R1 को पार कर लिया, इसके बाद R2 और R3 पार नहीं करेंगे तो आप यहीं बैठे रहेंगे फिर। तो अगर आप A से B तक जाना चाहते हैं तो आपको R1 को भी पार करना पड़ेगा, R2 भी पार करना पड़ेगा, R3 को भी पार करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी जिन 2 बिंदुओं के बीच हमने संयोग बनाया है, अगर उनमें से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप जाना चाहते हैं तो आपको तीनों प्रतिरोधों को पार करना ही पड़ेगा। ये भी श्रेणी क्रम की एक खास बात है, स्पेशल पॉइंट है उसका। तो श्रेणी क्रम को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने क्या बताया आपको कि किसी भी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, एक चीज। दूसरा, जिन 2 बिंदुओं के बीच हमने संयोग बनाया है, श्रेणी क्रम संयोग, उन 2 बिंदुओं में से किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आपको प्रत्येक प्रतिरोध को पार करना ही पड़ेगा। किसी एक को भी आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हमने 2 तो पार कर लिए हैं अब एक नहीं पार करेंगे, तो फिर आप बी तक पहुंचेंगे भी नहीं। समझ आ रहा है? सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो नोट कर लेते हैं हम भी और आप भी नोट कर लीजिए, ये श्रेणी क्रम संयोग में ऐसा होता है।
प्रतिरोधों के श्रेणी संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। अर्थात ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोग में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी संयोग में जिन दो बिंदुओं के बीच संयोग किया जाता है उनमें से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रत्येक प्रतिरोध को पार करना ही पड़ेगा। आप किसी भी एक रेसिस्टेंस को बिना पार करे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो ये श्रेणी संयोग हो गया। अब इसमें हम और आगे चलते हैं। जिस तरीके से कैपेसिटर्स में आपने देखा हुआ था कि जब कॉम्बिनेशन हमने किया तो उसमें हमने कई रूल बनाए, वोल्टेज रूल बनाया, चार्ज का रूल बनाया, इसके बाद कैपेसिटेंस का क्या रूल था वो भी बनाया। तो यहाँ सबसे पहले हम इसी तरीके से रूल यहाँ भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग करंट का रूल बनाते हैं कि करंट के लिए क्या रूल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट का रूल, अच्छा आपको ये याद है कि किसी भी रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा, वो आप कैसे निकालते हैं? किसी भी प्रतिरोध, जैसे ये हमारे पास एक रेसिस्टर है और हम आपको बोलें कि मुझे इसका रेसिस्टेंस बताओ, R की वैल्यू कितनी होगी, आप कैसे निकालेंगे? V/I से। वेरी गुड। आप क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों के बीच वोल्टेज अप्लाई करेंगे और इसमें फ्लो होने वाली करंट को मेजर कर लेंगे। जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया होगा वो वोल्टेज, और जितनी करंट फ्लो होगी वो करंट में V/I से जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपको इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मिल जाएगा। याद रखिए, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ एनी रेसिस्टर।
इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका अभी तक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक रेसिस्टर को पकड़ोगे और उसमें से कुछ काउंट कर लोगे, उसमें से कुछ निकाल लोगे आप। तो किसी भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध अगर आपको निकालना है ना, हमारे पास इकलौता तरीका है ये केवल, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब भी आप किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालना हो, उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए, जितनी करंट फ्लो होगी वो करंट मेजर कर लीजिए और उसके बाद V अपॉन I करेंगे एंड यू विल गेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। और मैंने बोला दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफ एनी रेसिस्टर। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसको याद रखिए कि कुछ आप गिन लेंगे, कुछ आप कर लेंगे, ऐसा हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं। सिर्फ ये एक तरीका है जिसके हेल्प से हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। करंट के लिए रूल क्या बना, ध्यान से देखिए। ये जो सेल लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, हमने मान लिया कि ये V वोल्ट की बैटरी है। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा फ्लो होना स्टार्ट होगी। मान लिया कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहां से I करंट फ्लो हो रही है। I करंट यहां से आएगी, इसके बाद जब करंट यहां पर आ जाएगी, और करंट बनती किससे है आप देखिए, करंट बनती है चार्ज पर यूनिट टाइम। प्रति सेकंड जितने चार्ज पास हो रहे होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट इज बेसिकली चार्ज। वैद्युत धारा मुख्य रूप से क्या होती है, आवेश को बोलते हैं। यहां से करंट जा रही है, मतलब यहां से कौन जा रहा है, चार्ज जा रहा है। अब चार्ज यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, उसके बाद ये ऐसा चलेगा यहां पर। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से आगे जाने के लिए चार्ज जब यहां से आगे चलेगा, उसके पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो A से B तक पहुंच जाए। इसलिए पूरे के पूरे चार्ज को यहीं से फ्लो होना पड़ेगा। उसको ये नहीं कर सकता कि थोड़ा सा चार्ज इधर चला जाए और थोड़ा सा चार्ज किसी और रास्ते पर चला जाएगा। तो जब कोई रास्ता है ही नहीं तो कहां चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि यहां से आएंगे तो 10 चार्जेस, लेकिन यहां से जा रहे हैं 8 चार्जेस, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश सदैव कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो अगर यहां से 10 चार्जेस एंटर करेंगे इस लाइन में, तो पूरे 10 चार्जेस यहां से निकलना भी पड़ेगा। और अगर आप ये बोलते हैं कि 10 चार्जेस ने यहां से एंटर किया लेकिन यहां से केवल 8 आ रहे हैं, तो वो जो बाकी 2 चार्जेस हैं वो कहां चले गए, वो कहां चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि बीच में चार्ज का कोई स्टोर भी नहीं लगाया हमने। रेसिस्टेंस इज नॉट द स्टोर ऑफ चार्ज। प्रतिरोध चार्ज को स्टोर नहीं करता, आप याद रखिए। प्रतिरोध कभी भी चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। तो देयर इज नो एनी स्टोर फॉर द चार्ज। तो अगर 10 यहां से जाएंगे तो 8 वहां से आए, हमारे पास तो स्टोर भी नहीं लगा है, तो वो 2 कहां चले गए। दूसरी चीज, स्टोर नहीं है तो रुक नहीं सकते। दूसरी चीज, चार्ज एक दूसरे को मिलकर मार तो नहीं देंगे ना, उनकी लड़ाई हो जाए फिर एक दूसरे को मार डालें, तो चार्ज एक दूसरे को मार भी नहीं डाल सकते। इसलिए जितने चार्ज एक तरफ से एंटर करेंगे उतना पूरा चार्ज दूसरी तरफ से निकलना ही पड़ेगा। इसलिए अगर चार्ज जितना प्रवेश करेगा उतना चार्ज निकलेगा, तो अगर चार्ज चेंज नहीं होगा तो करंट भी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर इस वाले रेसिस्टर में यहां से अगर I करंट आई है, तो इस रास्ते पर कितनी करंट फ्लो होगी, I। यहां पर भी कितनी करंट होगी, I। यहां पर भी I, और इस जगह पर भी I, और इसके बाद भी करंट की वैल्यू I के ही इक्वल रहेगी। वो करंट कम ज्यादा नहीं हो सकती। इट मींस जितने भी रेसिस्टर्स यहां लगे हैं सब में करंट की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग होगी या एक जैसी वैल्यू होगी, एक जैसी वैल्यू होगी। अब आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि करंट किससे फॉर्म होती है, चार्जेस से। और जितने चार्ज एक तरफ से एंटर करेंगे उतने चार्जेस को दूसरी तरफ से बाहर निकलना ही पड़ेगा।
क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, वो एक दूसरे को मार भी नहीं सकते। चार्ज हमको बनाना भी नहीं आता कि हम बीच में से जाके चार्ज को बना देंगे, या बीच में कहीं 10-12 चार्ज बन गए होंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ना चार्ज कम हो सकता है ना चार्ज बढ़ सकता है, तो करंट तो चार्ज पर डिपेंड करती है, तो करंट भी हर रेसिस्टेंस पर कैसी रहेगी, सेम। तो करंट का रूल क्या बना, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोग में वैद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। ये हमारा रूल बन गया। नहीं समझ में आई आपको तो नोट कर लीजिए, आप भी नोट करिए, हम नोट करते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोग में प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोग में वैद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। मतलब करंट सेम फ्लो होगी, जितनी करंट सोर्स से जाएगी पूरी की पूरी करंट सारे रेसिस्टर्स में से फ्लो होना पड़ेगा। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोग में वैद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। ठीक है, माना ये वैद्युत धारा आई है, अगर बराबर होगी तो आई मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लो। माना यह वैद्युत धारा आई है, मतलब सब में ये आई करंट फ्लो होगी। करंट रूल के बाद हम इसमें वोल्टेज का क्या रूल बनेगा, इसको भी थोड़ा देखेंगे। करंट का तो रूल बन गया कि श्रेणीक्रम संयोग में करंट सभी प्रतिरोधों में समान ही जाएगी, और उस करंट को हमने मान भी लिया कि वो करंट आई के बराबर है। वोल्टेज के लिए देखिए, क्या आपको याद है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। विभवांतर किसको बोला करेंगे, ध्यान से सुनो। एक कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, हम उसको ही बोलते हैं उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ये सबको मालूम है? अच्छा, हमने जो बैटरी यहां लगाई हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैपिटल वी, उसका विभवांतर कैपिटल वी है। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है। इसलिए बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच आ जाएगा। तो पूरा A से लेकर और B तक के बीच का विभवांतर कितना होगा? V। आप देखिए ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट A एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉइंट B। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच आ जाएगा? A और B के बीच में। आप ये पूछ सकते हो मेरे से कि क्या जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल में कम नहीं होगा? भाई करंट जब ऐसा लंबा रास्ता तय करती है तो रेसिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है। आप देखते हैं पावर हाउस से जितने वोल्ट पर आपको करंट भेजी जाती है, पावर हाउस से 220 वोल्ट पर भेजी गई, लेकिन आपके घर में पहुंचती है 200 वोल्ट पर, 180 वोल्ट कभी कभी आपको मिल रहा है। इसीलिए बीच बीच में क्या लगाने पड़ते हैं? ट्रांसफार्मर, ताकि जितना लंबा रास्ता होगा पोटेंशियल का ड्रॉप उतना ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप मत हो, आपके घर तक भी 220 वोल्ट ही परमानेंट पहुंचे, इसके लिए बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उस पोटेंशियल को लगातार एनहांस करते रहते हैं। अगर वो
काफी दूर जा करके 180 वोल्ट रह गया है तो वहां ट्रांसफार्मर लगाएंगे, पोटेंशियल फिर बढ़ा देंगे, फिर 220 में आपके घर तक सप्लाई देंगे। तो आप ये सोच सकते हो क्या जब कंडक्टर्स में यहां पर करंट फ्लो होगी तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्या? पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या ए और बी को मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं एक्चुअली तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा इन कंडक्टर्स में। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस होता है। चालक तार जो लगे, कितना भी अच्छा लगा लीजिए आप, इवन इफ यू आर यूजिंग सिल्वर, तो भी उसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, तो भी उसके पास कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। इसलिए कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मान लेते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत पोटेंशियल का ड्रॉप, थोड़ा बहुत विभव की गिरावट होगी ही होगी, लेकिन हमने ये मान लिया है कि जो हमने ये कंडक्टर्स यूज किए हैं, दीज आर द वेरी गुड कंडक्टर्स, एंड इन कंडक्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। इसलिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स का बीच का है, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। समझ आ गया आपको? ओके। अब ए और बी के बीच का विभवांतर अगर v है, ए से बी तक के बीच का विभवांतर v है, इसका मतलब क्या है? विभवांतर का मतलब अभी आप ही ने हमको बताया है कि एक कूलॉम के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो अगर हमने आपको बोला कि ए और बी के बीच का विभवांतर v है, इसका क्या मतलब निकला? हाँ, इसका मतलब ये निकला कि एक कूलॉम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में हमें v वर्क करना पड़ा। नहीं समझ आया? अरे विभवांतर क्या होता है? एक कूलॉम का आवेश लीजिए, उसको यहां से यहां तक ले जाइए, जितना काम आपको करना पड़ा वही विभवांतर होता है, या यूं कह दें जो विभवांतर है वही काम होता है। तो यहां से यहां तक का विभवांतर कितना है? v। इसका मतलब एक कूलॉम के आवेश को यहां से यहां तक जब ले गए तो हमको कितना काम करना पड़ा? v के बराबर वर्क करना पड़ा। देयरफॉर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट a एंड पॉइंट b। इतना समझ आ गया? ओके। अब और देखिए, जब एक कूलॉम का चार्ज यहां से चला, यहां से, तो रास्ते में क्या पड़ा? प्रतिरोध। एक कूलॉम के चार्ज को हम लेके चले और रास्ते में रेसिस्टेंस मिला, इसने उस करंट के रास्ते पर अवरोध लगाया होगा, रुकावट पैदा की होगी, उस रुकावट के विरुद्ध हमने इसको चलाया चार्ज को, तो हमें इसको पार करने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको? प्रतिरोध धारा के मार्ग पे क्या लगाता है? अवरोध। अब अगर आप सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते पर अवरोध लगेगा तो आपको पार करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही ये एक रेसिस्टेंस है, 1 कूलॉम के चार्ज को हम यहां से यहां तक ले जाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा, बिना वर्क के हम उसको नहीं ले जा सकते। अब फिर से सोचिए, एक कूलॉम का आवेश है, यहां से यहां तक जब आप ले जाओगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि उस कार्य को क्या बोलेंगे आप? एक कूलॉम के आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे इन दो बिंदुओं के बीच का क्या बोलेंगे? विभवांतर। लेकिन कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, अब आपको भी समझ में आता है। हमने मान लिया कि कितना वर्क हमें करना पड़ा? v1। फिर यहां से यहां ले जाएंगे, अगेन आई हैव टू डू सम वर्क एंड लेट दिस वर्क इज v2। जब यहां से यहां ले जाएंगे तो भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, लेट दिस वर्क इज v3, और इसके बाद b पर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है। अब आप खुद सोचिए, एक कूलॉम का चार्ज है, यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क किया था हमने? v। यहां से यहां तक जाने में v1, यहां से यहां तक जाने में v2, और यहां से यहां तक जाने में v3। तो टोटल वर्क डन v को हम v1, v2 और v3 के जोड़ के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। जैसे आप अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो
आपको बीच में कई चीज पार करनी पड़ती है। आपने पहले कंपोनेंट को पार किया, आपको 5 जूल वर्क करना पड़ा। सेकेंड कंपोनेंट पार किया, आपको 3 जूल वर्क करना पड़ा। नेक्स्ट कंपोनेंट पार किया, आपको 4 जूल वर्क करना पड़ा। टोटल कितना वर्क करना पड़ा आपको? 5, 3, 8, 4, 12 जूल हुआ कि नहीं? टोटल हुआ। तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से यहां तक टोटल वर्क कितना है? V, और ये टुकड़ों में है V1, V2, V3। तो इन टुकड़ों का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। और देखिए, अलग अलग वर्क क्यों करना पड़ेगा? सब में बराबर वर्क हमको क्यों नहीं करना पड़ेगा? चार्ज तो एक ही कूलॉम का ले जा रहे हैं आप। बात मेरी समझ आ रही? कुछ अलग अलग, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3 काम क्यों करना पड़ेगा, जबकि चार्ज तो एक कूलॉम का ही खिसका रहे हो आप। तो बेटा आप देखिए, सबके रेसिस्टेंस भी तो अलग अलग हैं। कोई ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, कोई कम रुकावट पैदा करेगा। तो जो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा उसमें हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा। जो कम अवरोध लगाएगा उसको पार कराने के लिए काम हमको कम करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा अवरोध लगाएगा उसको पार कराने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और जो कम अवरोध लगाएगा उसको पार कराने के लिए वर्क हमको कम करना पड़ेगा। इसलिए ये रीजन है कि सब पे आपको अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। सब में अगर सबका रेसिस्टेंस सेम होता, सब बराबर रुकावट पैदा करते, तो फिर एक कूलॉम के चार्ज को पार कराने के लिए सब में मुझे इक्वल वर्क करना पड़ता। लेकिन क्योंकि रेसिस्टेंस जो यहां पर लगे हुए हैं उनके रेसिस्टेंसेस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। कोई ज्यादा ऑब्स्टेकल लगाएगा, कोई कम ऑब्स्टेकल लगाएगा, इसलिए उनको पार कराने के लिए किसी में मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और किसी में कम वर्क करना पड़ेगा। तो किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। वेरी गुड। और किसमें कम वर्क करना पड़ेगा? जिसका प्रतिरोध कम। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको बड़ी मुश्किल हो रहा है इसको तैयार करने में। इसलिए V1, V2, V3 हमने मान लिया, और इस तरह से हमने देखा कि वोल्टेज सबको बराबर मिलेगी या सबको अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। इसको V1, V2, V3, तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगी सारे रेसिस्टर्स को, या सब रेसिस्टर्स को अलग वोल्टेज मिलेगी? अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। करंट सबको कैसे मिली? सेम, लेकिन पोटेंशियल सबको अलग अलग मिलेगा। तो वोल्टेज का रूल क्या बना? वोल्टेज का रूल बना कि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोग में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का वोल्टेज अलग अलग होता है, या वोल्टेज क्या हो जाता है? बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन के रूल से V को हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ आ रहे हैं आप सभी को? ओके, तो हम इसको नोट कर लेते हैं, वोल्टेज रूल को। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में बैटरी द्वारा आरोपित कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच बंट जाता है। किसी को V1 मिलेगा, किसी को V2, और विभवांतर मिलेगा किसके अकॉर्डिंग? उनके प्रतिरोध के मुताबिक।
तो अगर हम ये मान लें कि R1 के सिरों के बीच का वोल्टेज V1 है, R2 के सिरों के बीच का वोल्टेज V2 है और R3 के सिरों के बीच का वोल्टेज V3 है, तो इनकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? Therefore V1 इज इक्वल टू, V का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? I इंटू R। V का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, I इंटू R। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो V1 की वैल्यू निकालेंगे। V का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस, धारा गुणे प्रतिरोध। तो आप इसके सिरों के बीच का वोल्टेज चाहते हैं तो इसी में बहने वाली धारा ले लीजिए और इसी का प्रतिरोध ले लीजिए। तो इसमें बहने वाली धारा कितनी है? I, और इसका प्रतिरोध कितना है? R1। वेरी गुड। इसी तरीके से V2 कैसे निकाला जाएगा बताइए? धारा गुणे प्रतिरोध। करंट, इसमें कितनी करंट बह रही है? I। क्यों? क्योंकि सारे रेसिस्टर्स में करंट सेम जा रही है। हम पहले ही रूल बना चुके हैं। I और प्रतिरोध कितना है? R2। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो ये तीनों के सिरों के बीच के विभवांतर हैं। तथा V इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का एडिशन आ जाएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ आया कि नहीं आया? और अब आप मुझे बता सकते हैं किस प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज ज्यादा होगा और किस प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कम होगा? बताइए, किस प्रतिरोध के, तीनों में से किस प्रतिरोध के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? हाँ जी, अभी हमने बताया आपको, केवल 2 ही मिनट हुए। हाँ, हो गए हैं 2 मिनट। बताइए किसके सिरों के बीच का विभवांतर ज्यादा होगा? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अभी आपने देखा नहीं? और देखो, विभव मुख्य रूप से है क्या? जब मैं विभव बोलता हूं वर्क समझ लो ना, किसके सिरों के बीच का विभव ज्यादा होगा तो आप सोच लो, मतलब किसके सिरों के बीच काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो उस पर वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो तीनों में से जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी सबसे ज्यादा होगा। आप ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप फॉर्मूला देखो। देखो, वोल्टेज प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, करंट क्योंकि सबके लिए कांस्टेंट है, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा, और जिसका प्रतिरोध कम उसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। याद रखिए, देखिए छोटी छोटी बातें पर आपको याद रहनी चाहिए। ये सब आप नोट डाल के इनको लिख सकते हैं। जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जितना अधिक होगा जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जितना अधिक होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर भी उतना ही अधिक होगा। उसके सिरों के बीच विभवांतर भी उतना ही अधिक होगा। और इसका उल्टा अब आप समझ गए कि जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी उतना ही कम होगा। अब कभी भी आपको कोई सर्किट दिया जाएगा या कुछ बता दिया जाएगा तो आप देखते ही कम से कम समझ तो सकते हो कि किसको सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये पहले वाला रेसिस्टर है 5 ओम, ये रेसिस्टर है 7 ओम और ये रेसिस्टर है 3 ओम, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
और हमने आपसे पूछ लिया बताइए सबसे ज्यादा वोल्टेज, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके सिरों के बीच का होगा। तो देखते ही कम से कम आप समझ तो सकते हो किसके सिरों के बीच सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 7 ओम प्रतिरोध जो लगा है इसके सिरों के बीच का वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। नहीं समझ में आई बात आपको? इसलिए ये आपको बताया जाता है, ये आपको समझाया जाता है कि कम से कम इतना तो आपको नॉलेज रहना ही चाहिए, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए कम से कम। चलिए ये हमने कर लिया। अब हमने किसका किसका रूल बना लिया, करंट का, वोल्टेज का रूल बना लिया। अभी एक रूल बाकी है, प्रतिरोध का रूल। तो रेसिस्टेंस रूल बना लेंगे और इसको अब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। रेसिस्टेंस रूल, रेसिस्टेंस रूल में क्या करेंगे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन 2 बिंदुओं ए और बी के बीच में हमने किया है। ओके, ए और बी के बीच हमने कितने प्रतिरोध लगाए हुए हैं? 3, R1, R2 और R3। अगर मैं इन तीनों रेसिस्टर्स को यहां से हटा दूं और इनकी जगह कोई ऐसा एक रेसिस्टर हम लगाएं जो वही काम करता हो जो ये 3 मिलकर कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए। यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, इन तीनों को हटा करके हमने एक रेसिस्टेंस लगा लिया और इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो हमने कितना मान लिया, R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि जो इन 3 का काम अकेला करेगा उसका नाम हम रखेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या नाम रखेंगे उसका? तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बाकी कुछ नहीं हम चेंज करेंगे, बैटरी भी वही लगेगी, सारा कुछ वही रहेगा। बैटरी वही है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? V। बैटरी वही है, करंट भी सेम होगी, करंट भी अलग नहीं होगी। अब आप मुझे बताइए ए और बी के बीच का विभवांतर कितना है? V। ए और बी में ए से बी की ओर बहने वाली धारा कितनी है? I। ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना लगा है? R इक्विवेलेंट। तो क्या आप मुझे ए और बी के बीच का विभवांतर बता सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी? विभवांतर का सूत्र होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस। यहां से यहां के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। और ए से बी के बीच प्रतिरोध टोटल कितना है? R इक्विवेलेंट। तो ए से बी के बीच कुल विभवांतर कितना आ जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। वेरी गुड। इसी को हम यहां पर नोट कर लेंगे, शब्दों में लिखेंगे। माना परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच, माना परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को आप इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध REQ है, तब बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, तब बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू ए और बी के बीच, क्योंकि पूरी बैटरी लगी हुई है इसलिए ए और बी के बीच का विभवांतर तो V है, और ये विभवांतर किसके बराबर आएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, लेट दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। मान लिया कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो समीकरण 1 वहां बना चुके हैं, समीकरण 2 हमने यहां पर बनाई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी
ये आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया। क्या किया हमने? ए और बी के बीच में उन तीनों को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जो सेम वही फंक्शन दिखाता था जो वो तीन मिलकर करते थे। तो ऐसे प्रतिरोध को हमने क्या बोला है? तुल्य प्रतिरोध। ये हमने लिखा भी है, देखो यहां पे। उसको हमने क्या मान लिया? आर इक्यू, आर इक्विवेलेंट। बैटरी भी वही है, काम भी प्रतिरोध वही कर रहा है, तो करंट भी सेम होगी भाई। अवरोध भी तो उतना ही लग रहा है, तो करंट भी सेम होगी। ए और बी के बीच का विभवांतर है V, करंट है I, प्रतिरोध आर ई क्यू। तो V की एक वैल्यू और मिल जाएगी I इंटू आर ई क्यू। और V की एक वैल्यू पहले हमको मिली थी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, देख रहे हैं आप? इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड्स भी आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कर देते हैं इसको हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसका राइट हैंड साइड है I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनकी वैल्यूज आप अप्लाई कर दीजिए। I की जगह हमने I लिखा, आर इक्विवेलेंट की जगह आर इक्विवेलेंट भी लिखा। V1 V2 V3 इनकी ये वैल्यूज हमने नोट कर देंगे। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है। अब क्या होगा कि आप देखिए सभी पदों में I है। अगर आप इस I से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें, या आपके पास एक और तरीका है, राइट हैंड साइड में से I कॉमन ले लें और फिर कैंसिल कर दें। मैथमेटिक्स दोनों ही रास्ते आपको अलाउ करती है, इसलिए हम डायरेक्ट I से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से देखो, आपने सबसे पहले किसका रूल बनाया है? करंट का। करंट का रूल क्या बना था कि करंट सभी प्रतिरोधों में समान जाएगी। वोल्टेज रूल बना, क्या बना? वोल्टेज सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच बंट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। प्रतिरोध का रूल बना कि नहीं बना? बन गया। क्या बना बताओ? हमें नहीं, इसको देख के बताओ। प्रतिरोध का रूल क्या बना? तो प्रतिरोध का रूल कितना इजी है। अरे आप प्लस को नहीं पहचानते हो? तो प्रतिरोध का रूल ये बना कि इन दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर है, या आप क्या लिख सकते हो? योग के बराबर है। ये रूल बन गया रेसिस्टेंस का। अभी भी नहीं समझ आया तो क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस रूल क्या बना कि बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजित सभी प्रतिरोधों के जोड़ के या योग के बराबर होता है। यह रेसिस्टेंस रूल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास जगह नहीं है, आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस रूल को लिखते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखिए प्रतिरोध के लिए क्या रूल बना है कि स्पष्ट है कि बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, जिसे आप आर इक्विवेलेंट से लिख रहे हैं, इसका जो मान है वो श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब देख रहे सब के बीच प्लस का निशान लगा है, तो सिंपल एडिशन करना है आप बस। जितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होंगे, अगर आप उन सभी का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हो तो आपको उनका सिंपल एडिशन कर देना है, सिंपली उन्हें जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं आपको करना। समझ आ रहा है? तो अच्छा बताइए, अगर हमने ये वाला प्रतिरोध लगाया है 5 ओम का, ये वाला प्रतिरोध लगाया है 7 ओम का,
और ये वाला लगाया है 3 ओम का, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। क्या चीज? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 15। 5 + 7 + 3, तीनों को क्या कर देना है? सिंपली एडिशन कर देना है बस। तो 5 7 12 और 3 15, तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम हो जाएगा। क्या आपको समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज और, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे सुने। अगर ये जो प्रतिरोध हमने लगाए हैं, अगर हम यहां पर इस लाइन में पूरे n रेसिस्टर्स लगा देते और सबका प्रतिरोध R होता, सोचो कितने प्रतिरोध हमने लगाए एक लाइन में? n रेसिस्टर्स लगाए, सबका रेसिस्टेंस कितना है? R। तो हर एक का प्रतिरोध R है और ऐसे n प्रतिरोध हमने यहां पर लगाए हैं, तो बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या होता? n × R। क्यों? सबको आप जोड़ेंगे, R + R + R + R n टाइम्स, और R को n बार जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि यदि समान प्रतिरोध कैपिटल R वाले n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? देखो, सारे प्रतिरोध समान हैं, R वैल्यू के हैं और n रेसिस्टर्स हैं, तो उस वक्त R इक्विवेलेंट में हम जितने भी रेसिस्टर्स हैं सबको ऐसा जोड़ते चले जाएंगे अप टू n टर्म्स, n पदों तक जोड़ेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर R और R को 2 पदों तक जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2R। R को ऐसा 3 पदों तक ऐड करोगे तो 3R, 4 टर्म्स तक ऐड करोगे 4R, 5R, लेकिन n पदों तक जोड़ दोगे तो NR। इसलिए देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी n × R। तो अगर n समान प्रतिरोध हैं, R वाले प्रतिरोधक हैं हमारे पास, उन सबको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो उस सिचुएशन पर जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आएगा वो n × R के बराबर आएगा। ठीक है? ओके। अब एक चीज और देखो, आप जानते हैं इन क्वेश्चंस में वैसे तो कुछ भी दिया जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन फिलहाल हमने जो लिया था, जिसके बेसिस पर हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है, उसके मुताबिक हमने ये माना है कि हमको कौन कौन सी राशियां दी गई हैं। हमने ये माना कि हमको V दे दिया जाएगा, हमको R1, R2 और R3 ये हमको दे दिए जाएंगे। कुछ सुन रहे हैं आप हमारी बात? क्या बताया हमने आपको? हमने आपको बताया कि जिस बेसिस पर हमने कैलकुलेशन किया है, तो हम ये मानते हैं कि हमको कौन कौन सी चीज गिवन है, कौन कौन सी चीजें हमको दी गई हैं। एक तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2, R3, these 4 values are given to us। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपने यहां यूज की हैं वो सब आपको फाइंड आउट करनी है, आपको निकालनी है। तो उनमें से एक चीज हमने निकाल ली है, R इक्विवेलेंट का मान तो निकाला। अभी हमने V1, V2, V3 निकालना है। अभी हमने करंट भी निकालनी है, क्योंकि दीज आर नॉट आवर गिवन क्वांटिटीज। ये हमने अपने कैलकुलेशन के लिए माना था,
माना था कि इसके सिरों के बीच का विभव V1, इसके सिरों के बीच का विभव V2, इसके सिरों के बीच का विभव V3. सो दीज आर नॉट द गिवन क्वांटिटीज, दीज आर आवर एज्यूम्ड क्वांटिटीज. ये हमने मानी गई राशियां हैं हमारी, तो इनको हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो न्यूमेरिकल्स में जब आते हैं तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, या बोलेंगे तो निकालनी पड़ेगी आपको. कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझ लें. ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा. सबसे पहले जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया. सबसे पहले आपका काम यही होगा, क्या निकालना? तुल्य प्रतिरोध निकालना. जब तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा उसके बाद परिपथ में बहने वाली धारा निकालोगे आप. देखो सीरियल समझो, सबसे पहले क्या निकालोगे? तुल्य प्रतिरोध निकालोगे. वो हमने कर लिया. कैसे निकालेंगे? इफ द रेसिस्टर्स आर कंबाइंड इन सीरीज, सिंपल एडिशन. ओके, ठीक. एंड आफ्टर फाइंडिंग योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट विल यू फाइंड? अब इसके बाद क्या पता लगाओगे आप? करंट का पता लगाएंगे. सो व्हाट विल बी द करंट इन सर्किट? करंट इन सर्किट, देखो बेटा, धारा का सूत्र क्या होगा? करंट का फॉर्मूला होगा ए और बी के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ए और बी के बीच का टोटल रेसिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी अपॉन टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी. मतलब भाई करंट का बेटा फॉर्मूला यही तो होता है ना. आप देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R. तो अगर आपको करंट पता लगानी है तो V चाहिए, R चाहिए. कौन सा V, कौन सा R? तो हमने क्या किया? A और B के बीच का विभवांतर ले लिया और A और B के बीच का ही क्या ले लिया? प्रतिरोध. तो A और B के बीच विभवांतर बटे A और B के बीच प्रतिरोध. ठीक है. I इज इक्वल टू A और B के बीच का विभवांतर क्या है? फिगर में देखो, बताओ. A और B के बीच का विभवांतर क्या है? V. आप तो शुरुआत से देख रहे हैं कि ये हम बार बार V मान रहे हैं. अपॉन A और B के बीच का प्रतिरोध क्या है? A और B के बीच टोटल रेसिस्टेंस क्या निकला हुआ है? उसी को तो हमने R इक्विवेलेंट माना है, तो ये R इक्विवेलेंट. तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट इन द सर्किट. इस फॉर्मूले से आपको परिपथ में बहने वाली क्या मिल जाएगी? धारा मिल जाएगी. जब धारा मिल जाएगी तो सबके सिरों के बीच विभवांतर निकल आएगा. कैसे? ऐसे देखो, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. and what is I? I is this V upon R equivalent. VT is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. इस तरह से बाकी जो राशियां भी हैं which are not given to us, हम उन्हें भी पता लगा सकते हैं इनकी मदद से. तो R इक्विवेलेंट तो हम निकालेंगे ही, जरूरत पड़ने पर हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट भी निकालेंगे. और हमसे अगर बोला जाएगा तो हम हर प्रतिरोध के सिरे के बीच वोल्टेज भी बता सकते हैं. समझ आ रहा है आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस. कि प्रतिरोधों को जब आप सीरीज में कंबाइंड करेंगे श्रेणी क्रम में तो क्या होगा वोल्टेज का. फिर से एक बार बता दीजिए मुझे जल्दी से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेसिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का क्या होता है? सिंपल वन लाइन आंसर, वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट. पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बंट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर 12 है तो किसी को 4 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा, बढ़ जाएगा. वोल्टेज किसको सबसे ज्यादा मिलेगा और किसको सबसे कम मिलेगा? जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसको वोल्टेज सबसे, रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगी. आप सही कह रहे हैं.
मेरे किसी भी तरीके से बोलने से आप विचलित मत होइए कि लग रहा है कि उल्टा हो रहा है तो हम झूठ बोल दें, ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद करंट का रूल बताइए। करंट विल रिमेन सेम एट ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। हर प्रतिरोध में करंट कैसी होगी? सेम। प्रतिरोध का रूल बताइए। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज, जोड़ने से वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? ऐसे घट भी जाती है कभी कभी, नहीं घटती। देखो, मैं एक चीज आपको यहां बताना चाहता हूं फिलहाल कि यहां पर प्रतिरोधों को डायरेक्टली क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। अब अगर मैं बार बार वही एग्जांपल, देखो अगर यहां हमने 5 ओम लिया, यहां 7 ओम लिया और यहां 3 ओम लिया, तो हमने एक कितने ओम का प्रतिरोध लिया? 5 का। एक 7 ओम लिया, एक 3 ओम लिया। इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए जरा मुझे। 15 ओम। अब आपने देखा कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, घट जाता है, या किसी उन्हीं में से किसी एक के बराबर आ जाता है? हाँ, बढ़ जाता है। तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 15 ओम। और आपने जो लगाए हैं उनमें से क्या कोई 15 ओम का है? कोई प्रतिरोध नहीं है। इसलिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर कभी भी आपके पास छोटे छोटे रेसिस्टर्स हों और आपको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। न सिर्फ जोड़ेंगे बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो अगर प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो आप छोटे छोटे प्रतिरोधों को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यह भी एक नोट कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी कभी हम रेसिस्टर्स का करेंगे, देन रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। तो कभी भी आपसे बोला जाए कि हमारे पास ये प्रतिरोध है और हमें ऐसा एक काम बताइए, ऐसी एक प्रक्रिया बताइए जिससे प्रतिरोध बढ़ा सकें, तो आप क्या करोगे? आप सबको मिला के श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, प्रतिरोध वाकई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये पूरा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन आपको करवा दिया। इसके बाद हम जो दूसरा लेने वाले हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बट आई विल डू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज इतने ही रखेंगे फिजिक्स में। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।